हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज दिनांक है हमारी 21 फरवरी और 21 फरवरी की वो कौन सी खबरें हैं जो हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इस क्लास में कोई भी अनावश्यक बात नहीं की जाती है, टू द पॉइंट बात होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें ही आपके सामने लाई जाती हैं। क्योंकि जो भी करंट अफेयर तैयार किया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा। तो आप तो बस इसको टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। साथ ही साथ आपको पता है कि इस क्लास में मैं पढ़ाता भी हूँ और प्रैक्टिस ज़रूर कराता हूँ, क्योंकि पढ़ थोड़ा कम लेना, प्रैक्टिस से कोई समझौता ना करना, रिजल्ट आना आपका शुरू हो जाएगा। आज की पहली खबर है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कैसा एक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, जिसे 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा स्थापित किया गया था। ये लाइन बहुत विशेष तौर पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, संवैधानिक प्रावधान क्या है। अनुच्छेद 338 ए, याद रखें 338 एससी के लिए है और 338 ए एसटी के लिए है। देखिए, मैं हर चीज को बड़ी बारीकी से यहाँ पर नोट्स में शामिल करता हूँ कि कहीं से भी एग्जामिनर आपसे गलती ना करा पाए। संरचना क्या है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कुल कितने होते हैं? 5 होते हैं। इनमें कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। नियुक्ति व कार्यकाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। सदस्य अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए पात्र होते हैं। देखिए, सब आ रहा है ना समझ में आपको? नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, सदस्य अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए पात्र होते हैं। इसके बाद तीसरे कार्यकाल के लिए उन्हें नहीं चुना जाएगा। शक्तियां, इसे सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त होती हैं। यह किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है और शपथ पर जांच कर सकता है। यूपीएससी ट्रैप, एग्जामिनर कह सकता है कि अपनी रिपोर्ट संसद को देता है। गलत, यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद के पटल पर रख पाते हैं। अब देखिए, ये आर्टिकल तो आया द हिंदू, ठीक है, पर उस पर कोई ऐसी चर्चा नहीं करना है जिससे मैं आपका समय बर्बाद करूं। टू द पॉइंट, जो एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, एग्जामिनर का दिमाग सीधा वहीं लगता है, उन पॉइंट पे ही लगता है, वो पॉइंट ही इस नोट्स में है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि करंट का ऐसे कह लीजिए आप एक प्रकार के शॉर्ट नोट्स। आप लोग कहते हैं ना शॉर्ट नोट्स, पर ये शॉर्ट तो है, पर इसके साथ एक चीज और शामिल है शॉर्ट के साथ साथ, कि ये आपका स्मार्ट वर्क के साथ तैयार किया गया है। अब आप कहेंगे सर स्मार्ट वर्क क्या होता है? मैं कहूंगा देखिए, ये होता है स्मार्ट वर्क कि आपको किसी भी जगह से एग्जामिनर कहीं से भी, चाहे वो यूपीएससी हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, अगर आपने ये पढ़ लिया तो ना आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है, ना आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की आवश्यकता है। अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इस बार एक बार इस क्लास में पढ़ लिया, आपको किसी बुक से नहीं पढ़ना है। क्यों? जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं एग्जामिनर के लिए, वो यहाँ पर दे दी जाती हैं मेरे द्वारा। अब देखिए, यहाँ मान के चलिए कुछ कमी रह गई हो, तो मैं, आपको पता है मेरी इस क्लास की एक खासियत है, मैं प्रैक्टिस जरूर कराता हूँ। ये लीजिए, बताइए आंसर अभी पढ़ाया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो मैं कहता हूँ कि यहाँ देखें, यहाँ देखें कि हमसे पूछा गया है, गलत पूछा गया है कि सही। दूसरा, 100% श्योरिटी होनी चाहिए, जैसे आपने पढ़ा है तो 100% श्योरिटी के साथ उन लाइनों को ठीक करिएगा। तीसरा, शब्दों पे ध्यान दीजिए, लगातार, केवल, पूर्णतः, पूरी तरह, ये 90% केस में गलत होते हैं, पर हाँ 10% सही होते हैं, उनको याद कर लीजिए या मैं कहूँगा रट ही लीजिएगा। चलिए बताइए, इसकी स्थापना 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 30
338 ए के तहत एक पृथक निकाय के रूप में की गई थी। ये देखिए जस्ट आपको मैंने पढ़ाया है, बात सत्य है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट सीधे संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करता है, नहीं, राष्ट्रपति को देता है, ये मैंने आपको पढ़ाया। तो इसमें कितने कथन सही है? इसमें केवल 2 कथन सही हैं। कौन-कौन से? 1 और 2। और इसके साथ ही साथ मैं आपको व्याख्या भी देता हूँ। अब देखिए, अब जैसे मैंने पढ़ा के एमसीक्यू कराया, आपने आसानी से कर लिया। मान के चलिए अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता, आपसे कहता कि आपको पॉलिटी की बहुत अच्छी नॉलेज है, चलिए इसे एमसीक्यू करिए। मुझे बताइए कितने परसेंट लोग इस एमसीक्यू को सही कर ले जाते हैं? देखिए मैं बताता हूँ, उन्हें एक तो कन्फ्यूजन इस लाइन में होता, दूसरा कन्फ्यूजन ये अनिवार्य शब्द आया था, यहाँ होना शुरू होता, तीसरा कन्फ्यूजन यहाँ होता और फिर उसके बाद एक कन्फ्यूजन यहाँ होता। ठीक है? और मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि यूपीएससी कहाँ से आपको ट्रैप में फंसा सकता है। तो देखिए, मैं ये कहता हूँ कि पढ़िए कम। आजकल सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं बच्चों के? मोटिवेशन रील देख ली, मोटिवेशन ले लिया या फालतू की बातें सुन रहे हो आप लोग। आप लोग ये नहीं देखने का प्रयास करते हो कि माँ-बाप आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, तो हमारा जो लक्ष्य होना है वो इस बिंदु पे होना चाहिए। आप क्या देख रहे हो आजकल का एजुकेशन सिस्टम क्या हो गया मैं आपको बताऊँ, पढ़ाई तो इस कोने पर है, ठीक है? पढ़ाई सिर्फ़ इस कोने पर है। आजकल क्या हो गया रील, टीचरों की रील आनी चाहिए, ठीक है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बातें होनी चाहिए, रिश्ते संबंधों की चीज़ें होनी चाहिए। इ यहाँ चीज़ें बढ़ गई हैं और आपका जो दिमाग है वो इन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है, इनको छोड़ रहा है। मैं कहता हूँ कि इन सब चीज़ों को छोड़ दो एक बार को, यहाँ फ़ोकस कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। तो ज़िंदगी का नाम ही यही है, अगर आपके पास पद है, ठीक है, तो आपके पास सम्मान है। ये बात याद रखना। अगर आपके पास पद नहीं है तो सम्मान भी नहीं है। पद के साथ-साथ देखिए पद होगा तो ज़ाहिर-सी बात है पैसा होगा, पैसा होगा तो सम्मान तो समाज में बनती ही है ना? तो मैं कहता हूँ कि यार 1-2 साल आराम से अच्छे से दे दीजिए हिंदी माध्यम, आपके लिए स्मार्ट अप्रोच से मैं क्लास ला ही रहा हूँ। अभी कुछ समय से मेरी क्लासें लेट हो गई हैं 2-4 दिन, पर मैं इनको पूरा कवर कर रहा हूँ, है ना? चलिए, दूसरी न्यूज़ है निर्यात प्रोत्साहन मिशन। भारत सरकार के मंत्रालय याद रखिए, वाणिज्यिक मंत्रालय की एक प्रमुख पहल जिसका उद्देश्य क्या है? डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स को सफल बनाना। उद्देश्य क्या है इसका? स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना और माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को निर्यात के लिए तैयार करना। देखिए, मैं कोई भी करंट अफेयर तैयार करता हूँ, आपको उद्देश्य, महत्व, प्रयोग मतलब जहाँ से मुझे लगता है ना कि देखो, जैसे आप हो, आपसे मैं पूछूँ आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप कैसे देंगे? आप यही कहेंगे ना कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इससे पहले मैंने ये पढ़ाई की है, अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ, है ना? यही कहेंगे ना? तो यूपीएससी भी क्या करता है या कोई भी एग्ज़ामिनर क्या करता है कि जैसे मान के चलिए कोई टॉपिक है, अब उसके शॉर्ट नोट्स और चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, कारण क्या है, कहाँ-कहाँ अनुपयोग हैं, है ना? करंट में क्या चीज़ें में बदलाव किया, अगर ये आपको पता है, तो आपका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यही तो है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा, फैक्ट भी क्लियर रहेंगे, आप आराम से एग्ज़ाम निकाल लोगे और आपका ध्यान कहाँ भटक रहा है? 260 पेज की मैगज़ीन पर। कितना रिवाइज़ कर लोगे यार? यहाँ तो मैं सिर्फ़ आपको गिनती के 7 से 8 करंट अफ़ेयर जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं वो लाता हूँ, जो सीधे आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलेंगे। इन्हें पढ़ने में आपको कितना समय चाहिए? अरे आप मान के चलो यार मेरी 30 मिनट्स की क्लास हो गई, 20 मिनट एक्स्ट्रा दे दो रिवीज़न के लिए और मैं कहता हूँ चलो इनको भी नहीं पढ़ना, आप मान के चलो इनको भी पढ़ना नहीं चाहते, एमसीक्यू लगा लो 20 मिनट में बार-बार, उनको ही रिवाइज़ कर लो, तो भी आपका काम हो जाएगा, है ना? करंट लिंक क्या है? हाल ही में ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात हब नीति में संशोधन किए गए हैं, इसलिए ये करंट में था, ठीक है? प्रमुख बिंदु, राज्य को निर्यात रणनीति बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, यह बुनियादी ढांचे के अंतराल को पाटने और रसद लागत कम करने पर केंद्रित है। यूपीएससी ट्रैप, क्या यह केवल बड़े उद्योगों के लिए है? नहीं, इसका मुख्य ध्यान
माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज और ग्रामीण शिल्पकारों पर है, ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए इस पे एक एमसीक्यू करा देता हूं जिससे आपकी क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी। तो पढ़ने का तरीका देखो यार बच्चों, बहुत स्पष्ट होना चाहिए। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ हिंदी माध्यम, और मैं चाहता हूँ कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट चाहे वो यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, उन्हें ना करंट अफेयर से घबराना है। देखिए पहली समस्या क्या होती है हिंदी माध्यम की, मैं आपको बताऊं। सबसे बड़ी समस्या होती है हिंदी माध्यम की प्री पेपर। अब प्री पेपर इसलिए समस्या बन जाता है कि बच्चे ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करते हैं कि मैं इसकी भी नॉलेज ले लूँ, इसकी भी नॉलेज ले लूँ, इसकी भी नॉलेज ले लूँ, पता नहीं क्या आ जाए। पर कभी बच्चे क्या नहीं करते हैं, वो पीवाईक्यू नहीं देखते हैं। सब कुछ देख लेंगे, मैराथन क्लास देख लेंगे, 10 घंटे में इकोनॉमी देख लेंगे, 11 घंटे में भूगोल भी खत्म कर लेंगे। यार मैं कहता हूँ 5 से 6 दिन पीवाईक्यू देखो ना 10 साल के उठा के, आपको खुद ये अनुभव होने लगेगा कि एग्जामिनर कहाँ से करंट अफेयर में ध्यान देता है, किन टॉपिक्स पर बेसिक पे ध्यान देता है, और किस तरीके से वो पूछते हैं, अलग अलग तरीके से किस साल में उन्होंने क्या परिवर्तन किए हैं। अगर आप ये 10 से 15 बार रिवाइज करोगे आपको पता लग जाएगा। फिर क्या करना है, फिर उसके बाद आपको टॉपिक उठाना है। मान के चलिए आपने टॉपिक उठाया, जैसे मैं कहता हूँ कि आपने टॉपिक उठाया कि हम्म, भारतीय मृदा, मान के चलिए ज्योग्राफी में है ना। अब आपने टॉपिक उठा लिया भारतीय मृदा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय मृदा से किस तरीके से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, या वो करंट से ही पूछे गए हैं, या किस तरीके से मेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आप उस टॉपिक को पढ़ने बैठे, एक A4 साइज पेज लिया, ठीक है, लाइन पढ़ी। अब एक फुल स्टॉप आया, फुल स्टॉप के बाद देखा कि इसमें ये 2 शब्द इंपॉर्टेंट थे, यहाँ लिया, एरो बना के नोट्स बना दिया। फिर पढ़ी। इस तरीके से हाफ पेज में 3 पेज के नोट आप तैयार कर लो, उनका रिवीजन कर लो। फिर उन एमसीक्यू को दो आप, इस तरीके से तैयारी करो यार। और चलो आपको ये सब काम भी नहीं करना है तो आपकी झंझट मैंने खत्म तो कर दी, चलो आप वहां नहीं करो काम, यहाँ करो, क्योंकि ये उसी लॉजिक पे तैयार है। आपके करंट अफेयर जो तैयार किया जा रहा है इसी लॉजिक पे तैयार है, उसी लॉजिक पे ये एमसीक्यू है। साथ ही साथ अब देखिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, जो 2027 में पेपर देंगे ना उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो 2026 है, इतनी जल्दी मैं वादा नहीं कर सकता हूँ कि मैं खत्म कर दूंगा। पॉलिटी, इकोनॉमी है ना, और जियोग्राफी और इन्वायरमेंट, ठीक है, ये 3 मतलब ये 4 सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। शॉर्ट नोट्स होंगे एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक से, है ना, रिवीजन करने में आसानी होगी। पर हाँ ये क्लासें मैं तभी लाने का प्रयास करूंगा जब आप लोग अच्छे से, बहुत लोगों को इस क्लास का लिंक भेजो और अधिक से अधिक लोग मेरे चैनल से जोड़िए। उसका कारण है कि अगर मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी तो लगना चाहिए ना, अधिक से अधिक बच्चे जुड़े हैं। बहुत ही जल्द मैं लाइव क्लासेस लेना शुरू करूंगा, उसमें डाउट्स लूंगा, है ना। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर कोई स्मार्ट वर्क करके आपके लिए कुछ करना चाह रहा है तो आपका ही फर्ज है कि आप भी इस चीज को करें, बस आपको शेयर ही तो करना है। अधिक से अधिक इस चैनल पे लोगों को जोड़िए, क्योंकि अगर मैं अच्छी अप्रोच के साथ काम कर रहा हूं तो बढ़ावे भी आप लोग बढ़ावा देंगे। चलिए पहले यहाँ देखना है पूछा हमसे क्या है, सत्य ही पूछा है, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको ऊपर पढ़ा के आया हूँ, बताइए। इसका प्राथमिक उद्देश्य उद्देश्य केवल बड़े पैमाने के उद्योगों को वैश्विक बाजार तक, देखो मैंने बोल दिया था, नहीं ऐसा नहीं है। इसका माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस और ग्रामीण शिल्पकारों के ऊपर है, तो ये बात तो गलत हो गई। ये लीजिए, ऐसे एमसीक्यू आज भी आपको 15 से 20 मिल जाएंगे यूपीएससी में, वो कोई किसी भी ईयर का पेपर हो, जितने भी उसने कथन बदलने का प्रयास किया हो, पर हाँ मिलते हैं ऐसे। यह मिशन वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करता है और रसद लागत को कम करने पर केंद्रित है, बात सही है, ये बात याद रखना। हालिया संशोधन के तहत ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को इसमें एकीकृत किया गया है, ये बात भी सत्य है, ठीक है। बाकी आपको मैंने व्याख्या नीचे दी, अच्छे से पढ़िए। देखो मेहनत करते रहो यार, स्मार्ट अप्रोच के साथ अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी स्मार्ट अप्रोच के साथ और मेहनत करो। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं, वो क्या करते हैं, एक दिन तो मोटिवेशन आएगा, तुरंत एक पेज उठाएंगे, ठीक है,
अपनी दिनचर्या बना लेंगे, पढ़ाई का समय बना लेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। ठीक है, सुबह उठेंगे, उसमें से 2 काम भी नहीं कर पाएंगे। तीसरा दिन आएगा, कल से करेंगे। चौथा दिन आएगा, कल से करेंगे। 5वां दिन आएगा, कल से करेंगे। 365 दिन खत्म हो गए। आज ऐसा हो गया था, आज वैसा हो गया था। अरे यार, मोटिवेशन में मत जियो। मैं क्या कह रहा हूँ, आप देखो, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 7 घंटे पढ़ो। मैं नहीं कहता आप इतने घंटे पढ़ो, पर स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ो। बहुत जल्द मैं इस पे क्लास बनाऊंगा कि 7 घंटे पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। कहाँ कहाँ फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि वह इंसान बहुत अच्छे से बता सकता है जिसने इस क्षेत्र में रहकर बहुत मेहनत की है, बहुत से फेलियर भी देखे हैं और बहुत से सफल लोगों को भी देखा है। बहुतों के साथ उठा बैठा पढ़ाया, सब चीज़ें की हुई हैं, तो अनुभव बहुत ज़्यादा ही होगा। पर हाँ, कभी कभी एक चीज़ याद रखिएगा, मेहनत के साथ साथ आप किस फील्ड में जाएंगे ये कौन तय करता है। की से क्या होती है, किस्मत, ये बहुत तय करती है। ये बात याद रखिएगा, है ना। मेहनत करना पर हमारा काम है। जैसे आज हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। भारत में राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। ऐतिहासिक और संवैधानिक प्रक्रिया, अनुच्छेद 3 और 4, संसद को किसी राज्य की सीमा बदलने, नाम बदलने या नए राज्य बनाने की शक्ति है। इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ये बात याद रख लेना, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर मैं मटेरियल एनसीईआरटी से लेता हूँ करंट के साथ। आयोग कौन कौन से बने हैं इसमें, धर कमीशन बना था आपका 1948 में, भाषाई आधार का विरोध किया। जेबीपी कमेटी बनी, भाषाई आधार को खारिज किया। देखिए, दोनों ने ही भाषाई आधार को खारिज किया। फजी अली कमीशन बना था 1953 में, भाषाई आधार को स्वीकार किया, लेकिन एक राज्य एक भाषा को नकारा। तो इस तरीके से याद रखना कि भाषाई आधार को किस एक कमीशन ने राज्य पुनर्गठन में स्वीकार किया था, तो वो फजी अली कमीशन था। इनको क्रम में लगाना हो तब भी इसी तरीके से क्रम होगा। यूपीएससी ट्रैप, अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संबंधित राज्य की विधानसभा की सहमति अनिवार्य नहीं है, संसद केवल उनकी राय मांगती है, ठीक है। चलिए, इस पे भी एक एमसीक्यू कर लेते हैं। देखिए, जो भी टॉपिक मैं अगर इसमें पढ़ा रहा हूँ इस क्लास में, तो आपको किताब से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी उसके महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं मैं आपके सामने ला देता हूँ, जो एग्जामिनर जिन पे नजर रखता है बहुत तेजी से। पूछा हमसे सही है, बताइए इसका आंसर। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन करने वाला विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है। देखिए, यहाँ केवल आ गया है, और मैंने आपसे बोला था 90% में तो गलत होता है, पर 10% में सही भी होता है। उस 10% को आपको याद करना है, जो आपके सामने क्वेश्चन है ना। तो ये बात सत्य है। फजल अली आयोग 1953 ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार किया था। पूर्णतः किया था क्या, नहीं। संसद द्वारा किसी राज्य के पुनर्गठन हेतु पारित विधेयक को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। हाँ, नहीं माना जाता। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपको, 2 लाइन है ना, जो वह वहां शामिल नहीं कर पाया था। तो इसका आंसर सी होगा। 1 और 3 भी गलत है, क्योंकि और आपको और अच्छे से देखना है तो ये मैंने व्याख्या दे रखी है अच्छे से, है ना। तो पढ़ने की अप्रोच यही होनी चाहिए। देखिए, आप एमसीक्यू कर रहे होंगे, आपने कई जगह एमसीक्यू करते हो, कोई बहुत डिफिकल्ट बना देंगे, कुछ ऐसी चीजें लाएंगे जो आपको पता ही नहीं होनी चाहिए, जिससे आपको लगना चाहिए वाह ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। क्यों, ये टेस्ट सीरीज इसलिए बहुत अच्छी है क्योंकि हम इसे नहीं कर पाए, हमने ये चीज तो पढ़ी ही नहीं थी। यार एक चीज बताओ, आपने साल भर मेहनत की, एनसीईआरटी पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक पढ़ी, अपने नोट्स बना लिए, अब टेस्ट सीरीज करने जाते हो, वो दुनिया भर की बातें उसमें उठा देते हैं। क्या याद रख पाओगे, चीजें कर पाओगे, नो। आप टेस्ट सीरीज मत करो, आप पीवाईक्यू देखो। अब ये क्या है, आप ये मत सोचो इस क्लास में मैं कोई टेस्ट सीरीज नहीं करा रहा हूँ, मैं पीवाईक्यू को ध्यान में रख के ही काम कर रहा हूँ। टोटल पीवाईक्यू, मैं कोई डिफिकल्ट चीज नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कोई एक उड़ती हुई चीज नहीं पूछ रहा हूँ। ऑन द टॉपिक एनसीईआरटी करंट अफेयर को लिंक करके चीजों को जैसे एग्जामिनर बनाते हैं, उसी तरीके से मेरी टीम काम कर रही है। और आप इसके साथ साथ मैं अनुरोध करूंगा, जो भी लोग 2026 का प्री
देने जा रहे हैं। 2000 MCQ की सीरीज जरूर करके जाएं, 50+ सही करके आ जाओगे। और हाँ, सी सेट का ध्यान खुद को ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सी सेट, मेरी भी मैथ बहुत कमजोर है, मैं आपको क्या ही बोलूँ झूठ, मैथ मुझे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मैं उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा लेता भी नहीं। पर हाँ, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन से मैं हमेशा उसको हमको कर लिया करता था। बताइए इसका आंसर। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, यह दुनिया की पहली स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। कैसा है? स्थायी है, अस्थायी नहीं। मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। अधिकार क्षेत्र नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता का अपराध। रोम संधि क्या है? इनकी स्थापना 1958 की रोम संधि के तहत हुई। यूपीएससी ट्रैप क्या है? क्या भारत इसका सदस्य है? नहीं, भारत, अमेरिका और चीन इसके सदस्य नहीं है। यह केवल उन अपराधों की जांच करता है जहां राष्ट्रीय अदालतों समर्थन असमर्थ या अनिच्छुक हो। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब चलो इसका एक MCQ करा देते हैं, जिससे और क्लियरिटी आपको आ जाए, जैसा कि मैं क्लास में कराता ही रहता हूँ। अब उसके बाद सारे टॉपिक पढ़ने के बाद हम MCQ करेंगे। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछा क्या है हमसे? सही पूछा है, चलो बताओ। ICC की स्थापना 1958 की रोम संधि के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय द हेग में है, नीदरलैंड। हाँ, मैंने आपको अभी बताया। यह केवल 90% में तो गलत होता है, 10% में सत्य होता है, और वो 10% में जानबूझकर हर MCQ में लाता हूँ, ये सत्य बात है। उन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है जिन पर नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप है। बात सत्य है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन इस न्यायालय के हत्याकर्ता सदस्य नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो 1 और 2 सही है, तो केवल 2 कथन इसमें सत्य है। तो इसी तरीके देखिए, केवल मैं जानबूझकर लाता हूँ, क्योंकि एक थ्योरी बना ली गई है कि केवल आएगा तो वो चीज गलत होगी। मैं कहता हूँ 10% सही होती है, उस 10% को मैं अपनी क्लास में इसलिए शामिल करता हूँ कि आप याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, बाद में पछतावा ना हो। ओटावा कन्वेंशन से पोलैंड बाहर। ओटावा कन्वेंशन है क्या? पहले हमें देखें। एंटी पर्सनल लैंडमाइंस के उपयोग, भंडार और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। करंट कॉन्टेक्स्ट क्या था? रूस यूक्रेन युद्ध के बढ़ते तनाव के बीच पोलैंड ने अपनी सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा का हवाला देते हुए इस संधि से हटने या इसके नियमों में ढील देने की चर्चा की। बेसिक क्या है? इसे माइंड बैन ट्रीटी भी कहते हैं। अब देखो, इस चीज को याद रख लेना यूपीएससी के लिए। यूपीएससी ट्रैप क्या है? क्या सभी परमाणु शक्तियां इसकी तरफ से? नहीं। रूस, अमेरिका, चीन, भारत और पाकिस्तान इसके हत्याकर्ता नहीं है। ठीक है, MCQ अब सारे टॉपिक पढ़ने के बाद होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी वो क्वेश्चन कहने की आदत इसलिए हो गई है ज्यादातर मुझे, क्योंकि मैं 2000 MCQ की सीरीज भी ले रहा हूँ, साथ ही साथ में क्या है कि साप्ताहिक करंट अफेयर में 30 MCQ शामिल कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या है कि मैं जब करंट अफेयर पढ़ाता हूँ तो उसमें भी 10 MCQ कराता हूँ। तो MCQ मतलब प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ ना मैं आप लोगों को, कि कहने की आदत पड़ेगी, क्वेश्चन आंसर दें, है ना। चलिए, भारत बोर्ड ऑफ पीस मीट में पर्यवेक्षक। बोर्ड ऑफ पीस हाल ही में चर्चा में रहा। एक क्या है? क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा है। क्यों चर्चा में है? भारत मध्य एशिया और यूरेशिया क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए इस बैठक में शामिल हुआ है। इसलिए उद्देश्य क्या है? आतंकवादी विरोधी रणनीति, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को कम करना। भारत का स्टैंड, भारत पर्यवेक्षक के रूप में रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए केवल संवाद का हिस्सा बना है, ना कि किसी सैन्य गठबंधन का। ये बात लाइन याद रख लेना यूपीएससी के लिए। चलिए, 7वीं खबर हमारी, RBI लीड बैंक स्कीम में संशोधन। 1969 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य क्या था? लीड बैंक का ग्रामीण बैंक और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। यूपीएससी डायरेक्ट भी ये पूछ सकता है कि लीड बैंक का उद्देश्य क्या था, तो याद रखना क्या है। प्रत्येक जिले को एक विशेष बैंक लीड बैंक को सौंपा जाता है, जो वहां की ऋण योजना बनाता है। न्यू अपडेट, RBI ने डिजिटल बैंकिंग इकाइयों और फिनटेक को जिले की ऋण योजनाओं में एकीकृत करने के निर्देश दिए हैं। अब डेटा रिपोर्टिंग रीवैम्प लीड बैंक स्कीम के तहत रियल टाइम होगी। यूपीएससी ट्रैप, क्या लीड बैंक उस जिले का एकाधिकार रखता है? नहीं, यह केवल समन्वय का कार्य करता है। ये बात याद रखना। यूपीएससी यहाँ आपको बताइए, इस तरीके से कौन करंट अफेयर पढ़ाता है?
यूपीएससी यहाँ ट्रैप कर सकती है या पीसीएस यहाँ ट्रैप कर सकते हैं, है ना। बस पढ़ने का हमारा तरीका यही होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि जैसे हमारा सामने वाला दुश्मन है, तो वो कहाँ से हमला कर सकता है, क्या कर सकता है, उसकी जानकारी बहुत, उसकी जानकारी कैसे होगी, या तो उसका कोई मत वो ढूंढो, उसके जो खास हो उससे पोल लो। जैसे कि यूपीएससी के, मैं क्या कहता हूँ आपसे, अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम क्रॉस करना है, पीसीएस का पीवाईक्यू देखो, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि ये आपको क्रॉस करा देगा प्री का पेपर और मेंस का भी पेपर। आप इधर उधर कोचिंग, ये इसकी टेस्ट सीरीज, आज ऐसा है कल मैराथन है, 11 घंटे में इकोनॉमी खत्म, 10 घंटे में, अरे यार एक चीज बताओ यार, और बच्चे पागल है क्या? अगर आप 10 घंटे में इकोनॉमी खत्म कर रहे हो तो और बच्चे पागल हैं जो 365 दिन से 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटे एक सब्जेक्ट को दे रहे थे, वो तो पागल की कैटेगरी में आएंगे फिर, है ना। तो देखो ये सब कहते नहीं है कि सस्ती चीज हमेशा जल्दी खराबी होती है। मत जाया करो इन सब चीजों पे, मैं बार बार कह रहा हूँ। मेहनत करो, एक बार जम के कर दो, और मैं हर चीज स्मार्ट वर्क से लाऊंगा। अब मैं आपसे कहता हूँ मैं शॉर्ट नोट्स बना के आपको पढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब शॉर्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट का मतलब ये होता है कि उसमें एनसीईआरटी और अगर आप बेसिक्स बुक खोलोगे ना, तो मेरे नोट्स में या मेरे पढ़ाने में कोई ऐसी चीज नहीं छूट जाएगी जो एग्जामिनर पूछ ले। क्यों? हर एक चीज को बड़ी बारीकी से शामिल मैं करता हूँ। 8वीं खबर, न्यायिक विविधता पर निजी सदस्य विधेयक। हाल ही में संसद में न्यायपालिका में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया गया। अब हमारा पूरा फोकस यहाँ होगा, ठीक है। निजी सदस्य विधेयक वह बिल जो मंत्री के अलावा किसी भी सांसद, सत्ता पक्ष या विपक्ष द्वारा पेश किया जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। इसे केवल शुक्रवार, ये बात भी याद रखना, को पेश किया जा सकता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं ज्यादातर लाइनें एनसीईआरटी से लेता हूँ, ठीक है। न्यायिक विविधता, वर्तमान में उच्च न्यायपालिका में आरक्षण का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से नियुक्तियां होती हैं। यूपीएससी ट्रैप, क्या आज तक कोई निजी सदस्य विधेयक कानून बनाए? हाँ, अब तक 14 ऐसे विधेयक कानून बन चुके। अब यूपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछ देगी, क्या पूछ देगी कि निजी सदस्य विधेयक अभी तक के समय में कितने कानून बन चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए 14, डायरेक्ट ही पूछ देगी, तो इस चीज को भी याद रखना। अब देखो हमारे कितने एमसीक्यू हमने प्रैक्टिस में कर लिए थे, 4 कर लिए थे, हम 5 में से शुरू करते हैं, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका यार बिल्कुल रिलैक्स वे में पढ़ना है, एकदम आराम से, है ना। अब ये नहीं कि इस क्लास को भी जल्दी जल्दी भगाते हुए चले जाओ, आराम से बातें सुनो, मस्ती करते हुए पढ़ो यार, क्यों जल्दबाजी में भागना है? जल्दबाजी में भागते हो। अभी तभी तो कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, उसके बाद इस स्क्रीन पे मैं भी आपको दिखूँगा। खूब बातें करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कोई बोरियत ना हो। अभी तो थोड़ी-सी चीज़ें ऐसी हैं डिजिटल रूप से कि मुझे थोड़ा-सा इस तरीके से पढ़ाना हो रहा है, वरना मैं आपको इधर दिखूँगा इस तरीके से। आप पढ़िए आराम से, बातें करेंगे अच्छे से, है ना? अच्छे से रिलैक्स मूड से पढ़ेंगे, कोई पढ़ाई का लोड नहीं लेना है, पढ़ाई बहुत आसान है ना? ओटावा कन्वेंशन जो हाल ही में चर्चा में रहा, 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस बात को ध्यान में रखना। यह संधि विशेष रूप से एंटी पर्सनल लैंडमाइंस के उपयोग और भंडार पर प्रतिबंध लगाती है। ये बात तो मैंने आपको जस्ट पढ़ाई है, अभी मत भूल जाना तुरंत ही। पोलैंड इस संधि का सदस्य होने के बावजूद वर्तमान में अपनी सुरक्षा स्थिति के कारण इसे हटने पर विचार कर रहा है। हाँ, कर रहा है। विश्व की सभी, देखो भारत भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, रूस भी नहीं है, ये मैंने आपको बात बता दी है। ये बात हो गई गलत, ठीक है। बाकी नीचे व्याख्या आप आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। बोर्ड ऑफ पीस बैठक में भारत की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर दीजिए विचार, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। कथन सही हमसे पूछा है, ये जरूर देखा करिए। भारत इस क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। नहीं, देखो यही यूपीएससी आपके साथ करेगी, पूर्ण सदस्य के रूप में। मैंने आपको कहीं ऐसा पढ़ाया ऊपर। इस मंच का प्राथमिक उद्देश्य मध्य एशिया में आतंक विरोधी रणनीति और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। बात सत्य है। भारत ने इसमें अपनी भागीदारी रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत के तहत पर्यवेक्षक के रूप में की है। हाँ देखो, पर्यवेक्षक के रूप में की है, ये बात सत्य है। तो 2 और 3 कथन सही है, तो इसका बी आंसर होगा। आप भी देखो क्लास रोक के आंसर करने का प्रयास किया करो, ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ आप पढ़ते। देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, वरना मैं डायरेक्ट हूँ हाँ चलो मैंने पढ़ा दिया, बताओ इसका आंसर।
और डायरेक्ट टिक लगाऊं और बस चलता बनूं आगे, क्या मतलब, कोई मतलब उस चीज का। पर मैं पढ़ रहा हूं तो आप भी क्लास रोक के पढ़ो। मैं बताएं पढ़ता क्यों, मैं इसलिए पढ़ता हूं कि आप लोग भी पढ़ना सीखो कि क्वेश्चन को सबसे पहले निगाहों से कैसे देखा जाता है। देखो पहले तो यहाँ देखना है। अब चलते हैं यहाँ। इस योजना की शुरुआत 1959 में गाडगिल स्टडी ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। लीड बैंक योजना, ठीक है। लीड बैंक को संबंधित जिले के बैंकिंग क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त होता है और वह अन्य बैंकों के ऋण वितरण को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊं बहुत अच्छी बात, देखना ये लो। आप कहो क्यों सर, मैं कहूंगा देखो मैंने पहला कथन तो नहीं पढ़ाया था, मैंने ये नहीं शामिल किया था, चलो अपने नोट ये तो शामिल किया था, पर मेरे नोट्स में तो सब शामिल है, मैं एमसीक्यू के माध्यम से शामिल कर देता हूँ। ये बताओ अब, चलो जहां जहां दो है पहले उसे बताओ। चलो 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 अब बताओ, मिली ना एक लाइन। और अगर आपने मेरी क्लास पढ़ी साथ ही एमसीक्यू किए तो आपको कितनी नॉलेज हुई, एक एक्स्ट्रा ये लाइन की भी नॉलेज हो गई। 2025-26 के नए अपडेट के अब डिजिटल बैंकिंग इकाइयां को भी जिले में ऋण योजना में एकत्रित किया जाएगा, ठीक है। पढ़ लेना इसको अच्छे से। चलिए इसका आंसर दीजिए। भारतीय संसद में निजी सहज विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए 2026 में पूछने की अधिक संभावना है। पहले यहाँ देखेंगे फिर यहाँ देखेंगे, पूछा हमसे सही है। बताइए इसका आंसर। यह विधेयक संसद के किसी भी ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है जो कैबिनेट मंत्री नहीं है। देखो बात तो वही आ गई ना, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, ठीक है। अब समझो, ऊपर पढ़ाया है, बस थोड़ी भाषा को मैंने बदला है, थोड़ी सी भाषा को बदला है और कुछ भी नहीं किया। ऐसे विधेयक को पेश करने और उन पर चर्चा के लिए केवल शुक्रवार का दिन निर्धारित होता है। भारतीय सदस्यीय इतिहास में आज तक कोई भी निजी सदस्य विधेयक कानून नहीं बना। इसी तरीके से यूपीएससी बोलेगी 14 बन चुके हैं। ये सही है, ये वाला कथन गलत है। तो इसमें कितने कथन हमारे सही हैं, 2 सही हैं। कौन कौन से सही हैं, 1 और 2 सही हैं, तीसरा हमारा गलत है। और देखो यूपीएससी ऐसे ही बनाएगी जैसे मैंने नीचे आपको बना के दिया है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइए। कॉलेजियम प्रणाली और न्यायिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर दो विचार। सही, 2 मिनट ज्यादा कट गया है। चलो, कॉलेजियम प्रणाली और न्यायिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमसे क्या पूछा है, सही पूछा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 स्पष्ट रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम शब्द का उल्लेख करता है। बात पूरी गलत है, ऐसा स्पष्ट कुछ भी नहीं है। ये लो आंसर। वर्तमान में उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए एससी एसटी या महिलाओं के लिए कोई संवैधानिक आरक्षण का प्रावधान नहीं है। बात सही है। कॉलेजियम प्रणाली का विकास 3 जजेस केसेस के माध्यम से न्यायिक निर्णय द्वारा हुआ था। बात सही है, ठीक है। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। रणनीतिक स्वायत्तता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछा हमसे सही है। इसका अर्थ है कि भारत किसी भी महाशक्ति के साथ औपचारिक सैन्य गठबंधन किए बिना अपने राष्ट्रीय हितों का निर्णय लेगा। हाँ लेगा, सही बात है। यह जैसे हमारी भारतीय संविधान की जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, प्रस्तावना में एक शब्द आता है, याद है कि नहीं, कौन सा, सम, कौन सा, कौन सा बताओ जल्दी, याद है कि नहीं, संप्रभु आता है ना। क्यों आता है कि हमारी सॉवरेनिटी है, इसलिए नीति भारत को रूस और अमेरिका दोनों के साथ समांतर संबंध बनाए रखने की अनुमति देता है। बात सत्य है। रणनीतिक स्वायत्तता का पूर्ण तटस्थता है जहां भारत वैश्विक विवादों का कोई पक्ष नहीं लेता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 20 का आंसर है, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे करंट अफेयर की क्लास होती है और आप अधिक से अधिक और बच्चों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को इस क्लास से जोड़ें, इस चैनल के माध्यम से जोड़ें। मैं और अच्छी अप्रोच से, स्मार्ट वर्क से आपके लिए काम करूंगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।